और सबसे पहले हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश में इन्होंने यात्रा किया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या पश्चिमी राज्यों से लेकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से लेकर के हर जगह राहुल जी ने यात्रा की है और एक पैगाम, एक संदेश देने का काम किया है, जो कि आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है, प्रासंगिक है। आज एक तरफ जहां नफरत फैलाया जा रहा है, जहां टकरार की बात की जा रही है, जहां प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। और यहां बैठे हुए सभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे नेता हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हों, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिल करके इस देश के संविधान और लोकतंत्र, भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, डाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है। लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में, जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया। और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग, भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां, हम लोग लड़ने वाले हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए,
उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं। सांच को आज क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे? लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका? हम तो कहना चाहते, राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा। चाहे सत्ता में आए या ना आए, हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख दर्द का भागीदार बनना पड़ेगा। हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे। इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का, और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है, मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहाँ शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं, कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए, क्योंकि जनता, आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग, चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है, वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया,
मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते। चैलेंज देते हैं कितना सरकारी नौकरी दिया। सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था, उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुछ भी कर सकता हूं और पूरा देश, हमारा हिंदुस्तान एकजुट रहे, ये मंसूबा लेकर हमारे सभी युवा दिलों की धड़कन जननेता राहुल गांधी जी आप सब लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी मैं विनती करता हूं। खारगे जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन जी, चंपाई सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, फरूक अब्दुल्ला जी, प्रकाश अंबेडकर जी, महबूबा मुफ्ती जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, सैयद सादिक अली शेहब दंगल जी, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता ऑनरेबल CWC मेंबर्स, कांग्रेस और गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, देशवासियों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। यात्रा करनी पड़ी। अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में, 2010 में, 2014 में कि मुझे 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। ये यात्रा, शांत हो जाए, ये यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको
मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को 4000 किलोमीटर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, यह गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है। सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। सोशल मीडिया में भी आप गलतफहमी में मत रहिए। किसी ने कहा कि सोशल मीडिया एक रास्ता है, सोशल मीडिया रास्ता नहीं है, उस पर भी कंट्रोल है। अमेरिका की कंपनियों पर दबाव है। तो काफी डिस्कशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ये एक राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। ये सच नहीं है, ये गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और यह समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग,
ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। चार 4,000 किलोमीटर चला, उसके बाद 6,000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई, धारावी। क्या मैंने देखा, क्या सुना, मैं आपको समझा नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको। बोल रहा हूं तो बात याद आई, मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबाकर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है, राहुल जी मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक, सब कुछ मैंने किया। मेरे दिल में देशभक्ति थी। मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं। यह मैंने सोचा था। राहुल जी अग्निवीर लागू कर दिया। मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। धारावी को देखिए आप। मुझसे पूछा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी। मैंने सोचा, एक बात क्लियर थी, मणिपुर से शुरू होगी। क्यों? वहां पे इसी शक्ति ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भाई भाई को मार रहा है, गोली मार रहे हैं, तो शुरुआत तो वहां से होगी। और फिर मैंने सोचा, अगर हिंदुस्तान को नया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी। यह हुनर का कैपिटल है, हिंदुस्तान के टैलेंट का, स्किल का, हुनर का कैपिटल है। और इनको यहीं से, मुंबई से, इनके घरों से वही शक्ति इनको उठाकर बाहर फेंक रही है। एक साथ मिलकर वही शक्ति इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है।
मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं, चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजन है। सच्चा मुकाबला उस शहर से है, जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा। धारावी शेंजन का मुकाबला कर सकता है। बैंक के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलो, इन बच्चों को सरकार की मदद करो, और फिर देखो ये शेंजन का क्या करते हैं। उठा के परे कर देंगे शेंजन को ये लोग। मेड इन मुंबई, मेड इन धारावी, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा, परे कर देगा। मगर नहीं, 22 लोग हैं यहां पे, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं। 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 10 दिन में शादी के लिए खुल जाता है, वो ठीक है, करना है करो। मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो, बाकी प्रदेशों में खोलो। इन्होंने क्या गलती की है? पचास 50% हिंदुस्तान की आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% 7% गरीब जनरल कास्ट के लोग। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, नाम दिखा दीजिए मुझे। दलित का नाम दिखा दो, आदिवासी का नाम दिखा दो, पिछड़े एक नहीं मिलेगा आपको। मैं ढूंढ रहा हूं, महीनों से ढूंढ रहा हूं। इनकी गलती नहीं है बेचारों की। जैसे मोदी जी मुखौटे हैं, जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है। मीडिया में कोई नहीं। हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए। गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे, दलित का, पिछड़े का, किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो, किसी भी पिछड़े का नाम बता दो 200 कंपनियों के मालिक की लिस्ट में। नहीं मिलेगा। 90 अफसर इस देश को चलाते हैं। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे, और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं तो 90 लोग हैं, उसमें 3 पिछड़े हैं, 3 दलित, 1 आदिवासी। फर्स्ट जनरेशन गरीब जनरल कास्ट का मुझे दिखा दो, उसमें एक नहीं मिलेगा। बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी सबको मिला दो, 6 रुपए का निर्णय लेते हैं।
पॉलिसी कहां बनती है? पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं, उसमें 200-300 और जोड़ दो, उसमें 50-60 अरबपति जोड़ दो, यह है सच्ची शक्ति जो हिंदुस्तान को चला रहा है। और इससे आप कोई नहीं बचेगा, आप में से कोई नहीं बचने वाला। यहां किसी ने ईवीएम की बात की, मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। ये आप लोग जीएसटी देते हो, उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। 18% शर्ट पे देते हो, उतनी वो देता है। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी 50,000 रुपए। और देखो कहां जाता है। कोई भी स्कीम देख लो, फसल बीमा योजना देखो, 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को जाता है। उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। कानून ये 90 लोग बनाते हैं। पैसा जाता है 16 कंपनियों में। और जब हमारे किसान कहते हैं ओला गिर गया, बारिश हो गई, बर्बाद हो गए, वो कहते हैं भैया नहीं, तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगा, मर जाओ जाके। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। कभी आपसे कहेंगे देखो देखो, चाइना की ओर देखो, पाकिस्तान की ओर देखो। कभी मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर देंगे, थाली बजाओ। कभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला, अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, ध्यान भटकाने के लिए। अब देखना होगा। मगर यात्रा में यह सब साफ दिख जाता है, दर्द दिख जाता है, दुख दिख जाता है। चालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता। मोबाइल फोन आप देखते हो, चाइना का मोबाइल फोन, शर्ट खरीदते हो, चाइना की शर्ट, जूते खरीदते हो, चाइना के जूते। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और किसको फायदा हो रहा है? और किसको फायदा हो रहा है? यह आपने कभी पूछा अपने आप से? जब चाइना का यहां माल बिकता है, सिर्फ चाइना को फायदा नहीं होता, हिंदुस्तान के अरबपतियों को भी फायदा होता है भाई और बहनों। इसलिए धारावी को कभी उठने नहीं देंगे। इसलिए धारावी को
ये सरकार कभी सपोर्ट नहीं दे सकती। पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। जब इनकी पहले सरकार आई, मैं आपको दिल की बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है, राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। ईडी का अफसर बोलता है मुझे। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं। आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। आप देखिए, हर प्रदेश से यहां लोग बैठे हैं। हर व्यक्ति ने अपनी यहां बात रखी। स्टालिन जी ने अपनी बात रखी, सोरेन जी ने अपनी बात रखी। ये हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। गडकरी जी परे हो जाते हैं, माला के बाहर निकाल देते हैं उनको। इसलिए हमने इसको इंडिया गठबंधन नाम दिया है। ये हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है। ये सब लोग डरे नहीं हैं। ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन। ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया। सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी। जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है? वो हो रहा है।
वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो। चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी। उस नींव को उड़ा रहे हैं। और आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके बिना काम नहीं बनने वाला। आप हो भारत माता, आप सब भारत माता हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है। भारतवासियों, मैं इस सरजमीन को सलाम करता हूं। ये वो सरजमीन है जिसने आजादी के वो बुलंद नेता पैदा किए जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाया। आज दूसरी मुबारक आपको यह करता हूं कि राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा यहां पे जो इन्होंने ईस्ट से शुरू की थी, आज बंबई में समाप्त हुई। इन्होंने, जैसे स्टालिन साहब ने कहा, कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर आए थे। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, कई लोगों ने जो इनके साथ थे उन्हें बर्फ देखी नहीं थी। ये है हमारा भारत। कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई, ये भारत है। याद रखिएगा कि आप वोट जो आपके पास है वो वोट उनका है, उनका खून लगा है उन्हें जिन्होंने इस भारत को आजाद किया। कभी भूलिए नहीं। वो सो गए मगर एक काम आपके लिए छोड़ गए कि इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। इससे बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम सब ने मुकाबला करना है। जितने भी लीडर यहां बैठे हुए हैं, हमने इकट्ठे इस किश्ती को चलाना है।
और इस किश्ती को डुबाने के लिए बहुत लोग खड़े हैं, उनका ख्याल रखिएगा। मगर अगर इंडिया मजबूत रहा और हम लोग सिर्फ ये सोच के निकलें कि हमने भारत को बचाना है, यहां के आईन को बचाना है, यहां के इंसान को बचाना है, तब सब कुछ ठीक होगा। आज फिर से मैं मुबारक करता हूं राहुल को और इसकी उस सारी टीम को जिन्होंने भारत को आज देखा है। दिल्ली में बैठ के भारत नहीं दिखता, भारत गांव में जाके दिखता है, जैसे इन्होंने देखा। इन्होंने उनसे गले लगाया जिनसे कभी किसी ने गले नहीं लगाया होगा। समझ लगे उनके पास है क्या, कहां पहुंचे हैं। भाई लोगों, आज मैं पूछता हूं आपसे, वो जो तेल है, डीजल हो या पेट्रोल हो, उसकी कीमत कितनी है? आज जरूर ने 2 रुपए कम किए हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। गैस का सिलेंडर कितना महंगा है? आज 400 रुपए कम किए हैं, इलेक्शन आने वाला। जो इलेक्शन अगर ये आ गए तो खुदा ही जाने ये सिलेंडर कहां पहुंचेगा। आपके खाने की तेल की कीमत पूछिए अपनी मां से, बहन से, बीवी से। उसे पूछिए कि सब्जी की कीमत क्या है, कहां पहुंच गए हम। जो चिल्लाते थे कि हम यहां गरीबी दूर करेंगे, क्या आज गरीबी दूर हो गई? कि 80 करोड़ हमारे लोगों को अनाज मुफ्त देना पड़ता है, तो गरीबी कहां गई? बेकार हमारे जवान हैं, लड़कियां और लड़के पढ़े लिखे, कोई उनकी तरफ सुनवाई नहीं है। कब तक ये चलेगा? कब तक हम इस मुसीबत को देखते रहेंगे और चुप रहेंगे? आज वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे होके संविधान को बचाएं और इस भारत की जो परंपरा है उसको बचाएं। ये आप तक है। मैं यही ऊपर वाले से मांगता हूं कि आपको हिम्मत दे कि आप अपने आप को और सबको निकालें और वोट डालें। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते, मगर वोट डालिए, आपके हक में नतीजा होगा। यही कहकर मैं फिर से महाराष्ट्र कांग्रेस को मुबारक करता हूं जिन्होंने ये सम्मेलन आज यहां पे इंतजाम किया, और राहुल को मुबारक करता हूं कि इसने ये कदम उठाया और सारे भारत को देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ये याद रखेंगे कि भारत को उठाना है तो अपने आप को कुर्बान करना है, ये याद रखिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सोच रहा था कि जब इंडिया गठबंधन की बात होनी शुरू हुई तो हमारे मीडिया के लोग कहते थे कि ये लोग एक साथ नहीं आएंगे, बातचीत होती रहेगी मगर ये लोग एक साथ आ नहीं पाएंगे। आप लोग देख लीजिए और मीडिया के जो साथी कैमरा लेके बैठे हैं वो भी देख लें, सारे साथ हैं। चुनाव अनाउंस हो गया, सब साथ हैं। अब सोचें कि इन सब लोगों में क्या वो बात है कि ये साथ हैं और आज इस मंच पे हैं। एक ही बात है, ये जेल जाने से डरते नहीं हैं, ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो सामने लोग खड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे कहते हैं लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलोगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। लड़ना जरूरी है क्योंकि अब लड़े बिना काम नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा, जैसे राजा की जान तोते में थी, वैसे हमारे राजा की जान ईवीएम में है।
तो ईवीएम को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईवीएम का खेल होता है 5% का, 10% का, इसको सेट किया जाता है कि 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, 7% वोट बढ़ा देगी ईवीएम। तो मान लो 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, तो इस बार 20% लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा, तो ईवीएम हारेगी। बाद में ईवीएम को खत्म भी करेंगे, मगर इस बार ईवीएम को हराने के लिए लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। और अगर 10% पे मशीन सेट है तो 20% फालतू लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा। डालेंगे वोट? डालेंगे? लड़ना जरूरी है, लड़े बिना काम नहीं चलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी है, मगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ राजनीतिक लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जनता तक बात नहीं पहुंच रही है। जनता तक बात कैसे पहुंचेगी मैं आपको बताऊंगा। अब मेरे बाद जब बड़े बड़े नेता यहां पे आए तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, सबको अपना फोन, उसमें फेसबुक को खोलना पड़ेगा, फेसबुक को लाइव पे चलाना पड़ेगा और सबको फेसबुक लाइव करना पड़ेगा, तो घर 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 बात पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। यह बहुत जरूरी है। मैं अपने घर का आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पिताजी हैं, 70 वर्ष से ज्यादा के हैं, मोदी की पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। 1 मिनट में मैं बात अपनी खत्म करूंगा। मगर पूरे दिन टीवी इतना दिखाता है, इतना दिखाता है, इतना दिखाता है कि कोरोना के अंदर मेरे पिताजी भी दिया जला रहे थे कि भाई पता नहीं दिया जलाने से ही कोरोना हट जाएगा, क्योंकि पूरे दिन टीवी दिखाता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों उनको उनके किसी मित्र ने YouTube देखना सिखा दिया, और अब मैं जब घर जाता हूं वो YouTube पे किसी का वीडियो देख रहे होते हैं। कभी अभिसार को देख रहे होते हैं, कभी अजीत अंजुम को देख रहे होते हैं, कभी साक्षी जोशी को देख रहे होते हैं, कभी किसी और रवीश कुमार को देख रहे होते हैं। तो हम लोगों को, अपने घर के लोगों को YouTube वीडियो देखना सिखाना पड़ेगा, तभी इंडिया जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं राहुल जी को उनकी यात्रा पूरी करने के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूं और साथ में कहना चाहती हूं, राहुल जी, इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने गांधी जिसका नाम है उससे बड़े बड़े इम्तिहान लिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस मुल्क की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान दी, चाहे आपकी दादी इंदिरा जी हो, जिसने इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून का दिया, चाहे आपके पिताजी राजीव गांधी जी हो, जिन्होंने इस मुल्क को अपने खून से सींचा। इसलिए आपके ऊपर ये जो भार है, ये जो जिम्मेदारी है, ये इसलिए आई है कि आपके नाम के पीछे गांधी नाम है, जिससे बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं और आगे भी डरेंगे। आज मैं देख रही हूं यहां हम अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के लोग जमा हो गए हैं। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, जहां अलग अलग सोच होती है। यही हमारे संविधान ने हमें इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है कि हम सबको मिलजुल के रहने का। मगर आज मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूं। इलेक्शन आने वाले हैं। संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट आपके हाथ में है। आपने एक वक्त था सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जो मेरी नजर में थी, इंदिरा जी को, जिसने 10 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने बांग्लादेश को आजाद किया, जिसने अपना आखिरी कतरा खून का इस भारत के लिए दिया, उसको भी अपने वोट से आपने बाहर कर दिया। आपने 2014 में मोदी जी को चुना, जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिन्होंने कहा मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जिन्होंने कहा 15 लाख रुपए जमा करूंगा तुम्हारे खाते में, जिन्होंने कहा कांग्रेस 450 रुपए में गैस सिलेंडर देती है, मैं 400 में दूंगा, जिन्होंने कहा औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं उनकी रक्षा करूंगा, और आपने वोट दे दिए। मगर 2019 में उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया और पुलवामा के शहीदों
के नाम वोट मांगे, उन शहीदों के नाम जिनके लिए सतपाल मलिक साहब कहते हैं कि उनको उनकी लापरवाही की वजह से शहीद होना पड़ा। आपने फिर वोट दिए और आज 10 साल के बाद मोदी जी न 10 करोड़ नौकरियां, न 15 लाख जमा, न औरतों की सुरक्षा, न किसानों की डबल आयु, न एमएसपी, कुछ भी नहीं। मगर आप कहते हैं 400 पार। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं, ताकि जिस वक्त आप लोग जाग जाओ, आप इनको बाहर करना चाहो, आपके वोट में वो ताकत नहीं रहेगी। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे चीन में वो किसी को भी वोट डालते हैं, चुना एक आदमी जाता है, एक जमात चुनी जाती है। जैसे प्यूटन रशिया में चुना जाता है। मोदी जी इस मुल्क को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि आपके वोट को, अगर आपने इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डाला तो आपके वोट की कोई ताकत नहीं रही। मैं जम्मू कश्मीर से आती हूँ, वहां संविधान खत्म है। चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, आप आते हैं टूरिस्ट बन के, देखते हैं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। आप ले चले जाइए, वहां हजारों के लोग सड़कों पे मिलेंगे, मगर कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आता है। अगर आता है उसको जेल में डालते हैं। खुदा के लिए जो हाल हमारा है वो हाल आपका भी हो जाएगा अगर आप इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डालेंगे, संविधान को बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे, इंडिया अलायंस को सामने लाने के लिए वोट नहीं डालेंगे। राहुल जी की कुर्बानियां, इनके खानदान की, इनकी फैमिली की कुर्बानियां, अगर आप उनको बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे बताया गया 5 मिनट में बात खत्म करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कारण तुम्ही आपल्या भारत जोडो यात्रेची सांगता महाराष्ट्रामध्ये आणि मुंबईमध्ये करता आहात। आणि जसं आता पवार साहेब म्हणाले, हीच ती मुंबई आहे ज्या मुंबईतून महात्मा गांधीजींनी 42 साली इंग्रजांना चले जाओ सांगितलं होतं। आज जी काही हुकुमशाही दिल्लीमध्ये आपल्याला लोकशाही मारण्यासाठी टपलेली आहे, तिला तडीपार करण्यासाठी आपण शिवाजी पार्क निवडलं, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला खास धन्यवाद देतो। खरं पाहिलं तर हा एक फुगा आहे, भाजपा एक फुगा आहे। आणि मला वाईट एका गोष्टीचं वाटतं की या फुग्यामध्ये हवा भरण्याचं काम आम्हीच केलं होतं। संपूर्ण देशात 2 खासदार होते, त्या फुग्यामध्ये आम्ही हवा भरली आणि त्यांच्या आता डोक्यामध्ये हवा गेली। काय त्यांची स्वप्न आम्हाला, मला सुद्धा विचारतात तुमच्या किती सीट्स येतील। त्यांना विचारलं ते म्हणतात 400 पार। काय फर्निचरचं दुकान आहे? काय खुर्च्या बनवताय म्हणजे काय 400 पार म्हणजे काय फर्निचरचं दुकान काढताय? पण ही लढाई तुम्ही पाहिला असाल, आज देशभरातून सगळ्या राज्यातून महत्त्वाचे नेते इथे आलेत आणि आपल्याला असं वाटत असेल की ही परिस्थिती केवळ महाराष्ट्रामध्ये आहे, तसं नाहीये। काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत ही परिस्थिती सगळी सारखीच आहे। ज्या वेळेला मला आठवतंय की आपण पहिल्या प्रथम ही इंडिया आघाडीची बैठक घेतली, तेव्हा मोदीजींनी सांगितलं होतं ही विरोधी पक्षांची बैठक आहे। आम्ही विरोधी आहोत, जरूर आहोत, पण आम्ही विरोधी आहोत ते हुकुमशहाच्या विरुद्ध आहोत। आम्ही हुकुमशाहीशी विरुद्ध आहोत। जेव्हा मोदीजी तुम्ही आमच्या घराणेशाहीवरती आरोप करता, तेव्हा तुमचं घराणं मी प्रकाशजींच्या भाषेत बोलत नाही, पण तुमच्या परिवारामध्ये फक्त तुम्ही आणि तुमची खुर्ची एवढंच तुमचा परिवार आहे, बाकी परिवार आहे कुठे? आणि ही जी आपण लढाई लढतोय ती लोकशाही वाचवण्याची आहे, संविधान वाचवण्याची आहे। ज्या संविधानाबद्दल शिवसेना प्रमुख नेहमी सांगायचे की याची सुरुवात कोर्टापासून करा। कोर्टामध्ये ज्या वेळेला एखादा साक्ष द्यायला येतो किंवा कोर्टामध्ये एखादा काही स्टेटमेंट द्यायला येतो, तेव्हा जो येतो तो त्याच्या धर्मग्रंथावरती हात ठेवून शपथ घेतो, ते बाजूला करा आणि आपल्या देशाची जी घटना आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली, त्या घटनेवर हात ठेवून शपथ घ्या, हे त्या घटनेचं महत्त्व आहे। आणि यांना 400 पार त्याच्यासाठी पाहिजे, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे।
कारण त्यांचेच एक मंत्री, मला जर मी विसरलो नसेल तर आनंद कुमार हेगडे, तेच बोललेत की आम्हाला घटना बदलायची आहे म्हणून 400 पार करायचंय. तुम्ही किती जण बातम्या वाचता मला कल्पना नाही, पण काल मी एक लोकसत्तामध्ये बातमी वाचली, रशियामध्ये निवडणुका चालल्यात. पुतिन आणि त्यांच्या विरोधात कोण आहे? कोणीच नाहीये. कारण जे विरोधक होते एक तर तुरुंगात आहेत आणि बहुतेक सगळे देशाबाहेर त्यांनी तडीपार करून टाकलेले आहेत. लढायलाच कोणी नाहीये. पण दाखवतात कसं, मी बाबा लोकशाही मानतो, बघा मी निवडणूक घेतली, मला कोण समोर उभंच नाहीये तर मी काय करू. ही अशी सगळी परिस्थिती पाहिल्यानंतर आज आपल्या समोर एक वेळ येऊन ठेपलेली आहे, जे मी नेहमी सांगतो की देश हाच माझा धर्म आणि देश वाचला तर आम्ही वाचू. आपली ओळख, व्यक्तीची ओळख ही देश असली पाहिजे. देशाची ओळख ही व्यक्ती होता कामा नये. कोणी किती मोठा असला तरी त्याच्यापेक्षा मोठा माझा देश आहे, माझं भारत सरकार. आणि हे जे आता जाहिरात करतायत मोदी सरकार, म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये काय माझ्या देशाचं नाव बदलण्याचं स्वप्न आहे? हे माझ्या देशाचं नाव आहे. आणि आजपर्यंत आपण अनेक अनुभव घेतले. असं काही वेळेला वाटत होतं की देशासाठी एक मजबूत सरकार पाहिजे, पण आता आपल्याला अनुभवानंतर कळलंय, आपलं युतीचं सरकार होतं, अटलजी पंतप्रधान होते, सगळेच त्याच्यामध्ये होते. एनडीए तेव्हा एक छान असं वातावरण होतं. ममता, समता, जयललिता आपण सगळे एकत्र होतो आणि अटलजीने उत्तम प्रकारे आपलं सरकार चालवलं होतं. त्याही वेळेला देशाची परिस्थिती इंडिया शायनिंग, फील गुड असे दिवस होते. मग नरसिंहरावजी आले, त्यांनी चांगलं सरकार चालवलं. मनमोहनजी आले, त्यांनी चांगलं सरकार चालवलं. आणि आता हे जे आलेत, 14 पासून एका पक्षाचं सरकार आहे, 14 नंतर 19, 19 नंतर 24, आणि आता ते सांगतात की विरोधी पक्ष 29 मध्ये अडकलाय. पण मी 2047 ची गोष्ट करतोय. पट्टा घेऊन येत नाही. आणि या देशाच्या जनतेसमोर हुकुमशाही किती मोठा असला तरी ज्या वेळेला सगळे लोक एकवटतात तेव्हा हुकुमशहाचा अंत होतो. आजच वेळ आलेली आहे. आणि हा शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. आपला जो इतिहास आहे, आपला इतिहास हा तोडाफोडा आणि राज्य करा असा जर का असेल, तर जो आपल्यामध्ये फूट पाडतोय त्याला तोडा फोडा आणि त्याच्या छाताडावरती राज्य करा हे दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे. आणि जसं तेजस्वीजी तुम्ही एक नारा दिला, तसा मी पण एक नारा हल्ली देतोय सगळीकडे. कारण ते जे म्हणतात आपकी बार, मी म्हणतो आपकी बार भाजपा. आणि तो आजची सुरुवात ही आजपासून झालेली आहे. आणि मला खात्री आहे, शिवतीर्थावरून जेव्हा रणशिंग फुंकलं जातं, हातामध्ये मशाल घेऊन रणशिंग आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये फुकायचं आहे. आणि मुंबईतून एखादी गोष्ट जेव्हा बोलली जाते तेव्हा संपूर्ण देश त्या रस्त्यावरून चालतो, त्या वाटेवरून चालतो. म्हणून आपल्या लोकशाही रक्षणाची आजपासून ही लढाई सुरू होते. मी त्या हुकुमशहांना सांगतोय, तुम्हाला असं वाटत असेल की ज्यांना ज्यांना घाबरवून तुम्ही तुमच्या पक्षात घेताय ते म्हणजे देशाची जनता नाही, देशाची जनता ही माझ्या समोर बसलेली आहे आणि आमच्या सोबत आहे. आणि तुम्ही किती अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करा, तुम्हाला तोडून मोडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. आणि एकच नारा परत घेऊन, अबकी बार भाजपा तडीपार, गावागावात जा आणि ह्या हुकुमशाही राजवटीचा अंत करा, एवढीच एक विनंती करतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.